हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर कुछ पोर्शन में हम डाइलेक्ट्रिक को रख दें यानी परावैद्युत को रख दें और कुछ पोर्शन फ्री स्पेस का रहे, एयर का रहे, वायु का रहे, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, धारिता का फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा उसको आज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कैपेसिटर की पहले दो प्लेट्स बना लेते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हो गई। इसको थोड़ा यहाँ ज्यादा गैप में बनाइएगा क्योंकि अभी हमने कुछ पोर्शन यहाँ डाइलेक्ट्रिक का रखना है और कुछ पोर्शन हम फ्री स्पेस का रखेंगे, यानी कि उसमें कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लिखते आए हैं अभी तक कैपेसिटर के लिए, वैसे ही लिखिए कि माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। फिर लिखिए माना प्लेटों की बीच की दूरी D है। माना प्लेटों की बीच की दूरी D है। अब देखिए, अब जो हम डाइलेक्ट्रिक यहाँ रखने वाले हैं वो किस तरीके से रखेंगे। देखिए, कुछ पोर्शन में हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे, इतने पोर्शन में हम डाइलेक्ट्रिक को रखने वाले हैं। हमारा डाइलेक्ट्रिक हो गया, इतने पोर्शन में हम डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं। ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, इसको T मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं D को, यहाँ पे नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसको D को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक का D हो गया, यहां से यहां तक का D हो गया, और यहां से यहां तक का, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रखा है उसकी थिकनेस कितनी है, T है। ठीक है, तो और बाकी ये स्पेस कौन सा हो गया, ये एयर का हो गया, वायु का है। ठीक है, यहाँ हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, डाइलेक्ट्रिक सिर्फ इतने पोर्शन में रखा है। तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, माना प्लेटों के बीच T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K है रखा गया है। ठीक है, फिर लिखिए प्लेटों को +Q व -Q आवेश दिया गया है। प्लेटों को +Q व -Q आवेश दिया गया है। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन में, +Q व -Q आवेशों के कारण प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, अगर हम इन दोनों चार्जेस के कारण इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं वो हम अगर E0 मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा E0 इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले वाली डेरिवेशन में भी हमने सेम ये स्टेप वहां पे भी रिपीट हुआ था, जहां हमने ये पढ़ा था कि जब डाइलेक्ट्रिक हमने पूरा फिल कर दिया था दोनों प्लेट्स के बीच में, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ डाइलेक्ट्रिक को रखा था, उस केस में भी हमने यही फॉर्मूला लिखा था। तो हम E0 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो +Q और -Q चार्जेस के कारण हो रहा है। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन इधर से उधर होगा। देखिए ये डायरेक्शन होगा इसका, तो ये कौन सा है, ये E0 है। ठीक है, तो E0 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो +Q और -Q चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम E0 मान रहे हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का एक प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दूसरी प्लेट के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया E0 की वैल्यू। फिर लिखिए परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। अब जो परावैद्युत पदार्थ में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा, लिखिए E इक्वल्स टू E0 बाई K। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ नहीं बता रही हूं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा गया है वो कितना है, E0 है। ठीक है, फिर भी थोड़ा आपको बता देती हूँ, E0 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइलेक्ट्रिक को रखा गया है। तो इसके कारण ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, तब इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे, उससे इंड्यूस चार्जेस पैदा होंगे, यानी कि प्रेरित आवेश पैदा होंगे। उनके कारण क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तो वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन यही होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अब कितना हो जाएगा, E0 बाई K। ये इतना तो हमने वहां डिस्कस कर लिया था ना। तो E इक्वल टू E0 बाई K कहां से आया,
इतनी पूरी कहानी थी उसके पीछे, वहां से E इक्वल्स टू ई नॉट बाई के आया। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो कितना आएगा, ई नॉट बाई के। तो इस तरीके से आप लिखोगे कि परावैद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E इक्वल्स टू ई नॉट बाई के। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे इससे पहले डेरिवेशन में, जहां मैंने पूरी डाइलेक्ट्रिक को रखा था, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, फिर हमने इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था। तो लिखिए प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। फिर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, E इंटू डी का फॉर्मूला यूज किया था। यहां भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कुछ पोर्शन वायु का है, कुछ पोर्शन हवा का है, और कुछ पोर्शन किसका है, डाइलेक्ट्रिक का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसमें और इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, इसके लिए अलग है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, पहले इतने पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उसको उसके साथ ऐड करेंगे इतने पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें फाइनल इन दो प्लेट्स का के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में, ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू जो चार्जेस के जो प्लेट्स हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि इतने पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इतने पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हो जाएगा इस पूरे पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो लेकिन फॉर्मूला यही यूज करेंगे, E इंटू डी ही यूज करेंगे। तो इतने पोर्शन के लिए E की वैल्यू क्या है, E नॉट है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्री स्पेस है, जो एयर है, वायु है, उस केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगी वो कितनी होगी, E नॉट होगी। तो E की जगह आप लिखोगे E नॉट। अब D है जो, तो इतनी दूरी होगी, तो इतनी दूरी कितनी है, इतने में से इतने को माइनस कर लोगे तो इतना आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, D माइनस टी। आप यहां पे भी लिख सकते हो ऐसे, ये हो गया D माइनस टी। तो D की जगह आप क्या लिखोगे, D माइनस टी प्लस। ठीक है, अब इस डाइलेक्ट्रिक के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है इतने पोर्शन के लिए, तो कैसे लिखेंगे, इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, E। फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, T है, तो T के साथ इंटू होगा, इंटू T। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इक्वल्स टू E नॉट D माइनस टी, इसको एज इट इज लिखिए, प्लस अब देखिए E की वैल्यू कितनी है, E नॉट बाई के, कितनी है, E नॉट बाई के इंटू टी। आप देखिए फिर से यहां ध्यान रखिएगा, इतने पोर्शन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E नॉट है, और इस पोर्शन के लिए यानी डाइलेक्ट्रिक के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है E नॉट बाई के, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं E। ठीक है, आप इसको E भी लिख सकते हैं या E नॉट बाई के भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा लिख लीजिए। इसके अंदर इक्वल्स टू, देखिए यहां भी E नॉट है, यहां भी E नॉट है, तो कॉमन आ जाएगा, तो E नॉट का बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा आपका, D माइनस टी, ये पूरा पोर्शन अंदर आएगा, प्लस T अपॉन के, प्लस T अपॉन के। ठीक है, अब जो E नॉट की वैल्यू है वो यहां हमने लिखी है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E नॉट की जगह अब हम लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा वैसे ही उतारेंगे, D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ठीक है, फिर हमें पता है सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा हमें पता है सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन ए। तो इस इक्वेशन में सिग्मा की जगह हम पुट करेंगे Q अपॉन ए। अब यहां मैं मिटा देती हूं, पहले इसको भी मिटा देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, देखिए तो V की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा की जगह आप Q बाई ए लिखोगे ऐसे, फिर ये पूरा उतारोगे वैसे ही, D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ठीक है, तो ये आ गई किसकी वैल्यू, V की वैल्यू। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, C की, यानी कैपेसिटेंस की, यानी कि धारिता की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है ये फॉर्मूला, सिंस C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो इस V की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो C हो जाएगा, देयरफॉर C इक्वल्स टू Q होल डिवाइडेड बाई, या जगह Q
अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, या जगह डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये लिखा है मैंने, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है, अपॉन के। अब देखिए क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और ये नीचे आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये आ गया आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। किस केस में? जब आपने डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में पार्शियली रखा है, यानी कि कुछ पोर्शन आपका डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड है प्लेट्स के बीच का, और कुछ पोर्शन क्या है, फ्री स्पेस का है, एयर का है, या आपका ये वायु का है, ठीक है। तो उस केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से अधिक होगी जिस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखा था, ठीक है, उससे ये जरूर ज्यादा होगी। ये अलग बात है कि ये k टाइम्स ज्यादा नहीं होगी, जैसे हमने इससे पहले वाली डेरिवेशन में देखा तो क्या आ रहा था, C इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ऐसे आ रहा था। तो वहां सीधा सीधा k टाइम्स इंक्रीज करी थी, यहाँ डायरेक्टली k टाइम इंक्रीज नहीं करेगी, लेकिन हाँ इसकी कैपेसिटेंस, जो इस केस में जो कैपेसिटेंस आएगी, जो धारिता आएगी, वो उस धारिता से अधिक होगी जब आपकी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में फ्री स्पेस था, एयर था, वैक्यूम था, यानी कि डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखा था, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है कौन से केस में, जब आपने डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल किया है, यानी कुछ पोर्शन में आपने डाइलेक्ट्रिक को रखा है। अब ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जाती है, इससे पहले वाली जो डेरिवेशन थी और ये डेरिवेशन है, आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि प्लेट्स के बीच में जब हम पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने वो डिराइव करनी है जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में की, C इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक में अगर डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल किया जाए कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, या ऐसा कहा जाए कि आंशिक रूप से परावैद्युत को समांतर प्लेटों के बीच रखा जाता है, तो उस केस में धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, तब ये होगा। बच्चे इन डेरिवेशंस में बहुत कंफ्यूज करते हैं, जबकि इतना कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा ढंग से। अब हम नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वहां मैं आपको पढ़ाऊंगी कि यहाँ तो अभी हमने एक ही डाइलेक्ट्रिक रखा, ठीक है, वहां हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक रखेंगे प्लेट्स के बीच में, और तब देखेंगे कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी, कोई टफ नहीं है, इजी है, और इसके काफी स्टेप्स ऑलरेडी हमने यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।